हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, आज पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स 2 का थर्ड लेक्चर है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, वेव मोशन एंड एप्लीकेशन। तो हमने उसमें कहाँ तक, जो सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था कि तरंग का वेग ज्ञात किया था, तरंग का एक्सेलरेशन ज्ञात किया था। ठीक है, और कुछ ज्यामितीय ग्राफ भी बनाया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और मैंने बोला था कि आप फार्मूले याद कर लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया जा करके देख ले। अप्लाइड फिजिक्स 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वरना ये आपको अब फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखेंगे तो थर्ड लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सिखा दिया था आपको? हमने सिखाया था भी का वैल्यू यदि फर्स्ट नंबर यदि टी फिक्स कर दिया जाए और टी फिक्स कर दिया जाए और एक्स परिवर्तित कर दिया जाए, एक्स परिवर्तित हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? किस एरिया में कैसे ग्राफ बनेगा इसका हमें फाइंड करना है कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई रस्सी हो, रस्सी को में तरंग उत्पन्न करना है तो रस्सी का ग्राफ उसका कैसे बनेगा यदि टी फिक्स कर दिया जाए और एक्स परिवर्तित हो। तो हम क्या करेंगे ना, टी फिक्स कर दिया जाए और एक्स परिवर्तित हो तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका, ये क्या हुआ आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा ऐसे कुछ बनेगा, कटिक कटिक। ठीक है, यहाँ पर रस्सी का आकार जो है ये है, क्या आपको बातें समझ में आ रही है? रस्सी का आकार जो है यहाँ पे ये है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा y के बीच और x के बीच बनेगा। नहीं होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है ना, तो y और x के बीच बनेगा, वो वाला y है, ये कोऑर्डिनेट वाला y नहीं। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। यदि x फिक्स कर दिया जाए, यदि x क्या हो, फिक्स हो और t जो हो परिवर्तित हो, तो किस के बीच ग्राफ बनेगा ये बताइए। तो हम जो बनाएंगे y और t के बीच आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है ना, y और t के बीच। यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि ये होगा माइनस है एम्पलीट्यूड, यहाँ पर अधिकतम एम्पलीट्यूड प्लस है, दर्शाना चाहे तो हम क्या बनाएंगे, यदि x फिक्स हो और t परिवर्तित हो तो हम किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, y और t के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस है और ये हो गया आपका माइनस है। चलिए y और t के बीच हम ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया आपका रस्सी का आकार। ठीक है, रस्सी में हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, रस्सी में हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तरंग, वेव। बातें क्या समझ में आ रही है? अगर हमें यहाँ से Vp ज्ञात करना हो, यहाँ से हमें Vp ज्ञात करना हो तो Vp हम कैसे ज्ञात करेंगे, डेल वाई बाई डेल टी। यहाँ से अगर Vp ज्ञात करना हो तो आप बातें क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से अगर हम इसमें जो प्रवणता ज्ञात करें, प्रवणता मीन्स क्या होता है, ढाल ज्ञात करें इसकी,
तो क्या कैसे निकालेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स करके निकालेंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? डेल वाई बाई डेल एक्स करके निकालेंगे। और यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे अगर हमें बेग फाइंड करना हो तो यहाँ पे आराम से वाई टी के ग्राफ के बीच में हम बेग फाइंड कर सकते हैं डेल वाई बाई डेल टी के रूप में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना मैं मिटाऊंगा। और मैं आपको कलांतर एवं पथांतर में एक रिलेशन बताऊंगा जो कि क्वेश्चन में आपको बहुत ही क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। सिर्फ याद रखिएगा क्या, कलांतर और पथांतर में रिलेशन। ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, कलांतर और पथांतर में जो संबंध होता है, कलांतर को किससे इंडिकेट करते हैं? कलांतर को किससे इंडिकेट करते हैं? कलांतर को डेल्टा फाई से इंडिकेट करते हैं और पथांतर को डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? तो जो होता है पथांतर इक्वल टू होता है, पथांतर इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। ये फार्मूला आपको याद रहेगा। पथांतर को हम किससे इंडिकेट करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। क्या आपको ये याद रहेगा? ये आपको क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। आप बस ये याद रखिएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए, नोट करना हो नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट करते रहिए। अब मैं इसे मिटाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक y और x के बीच ग्राफ खींच करके इस तरह कुछ होगा। ये होगा आपका प्लस a एम्पलीट्यूड और ये होगा आपका माइनस a एम्पलीट्यूड। बातें क्या समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर ये यहाँ से कण चल रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और यहाँ पर अगर इस कण का VP फाइंड करना हो, VP अगर यहाँ पर इस कण का फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये है आपका इधर की तरफ जा रही है जो तरंगे, ये VP वेग से जा रही है, V से, ठीक है ना। तो यहाँ पर VP फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, डेल वाई बाई क्या लिखेंगे, डेल वाई बाई डेल टी। बातें क्या समझ में आ रही है? VP फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, डेल वाई बाई डेल टी। ठीक है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। इसमें भी कुछ नहीं था, वेव ऑफ वेलोसिटी। चलिए अब मैं इसे भी मिटाता हूँ। अब हम कुछ आपको कलांतर, पथांतर एवं समयांतर में संबंध लिखवाने जा रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। यहाँ से कण है, इस तरह कहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया आपका माइनस एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ से लेमडा टी 2 पाई, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कलांतर, पथांतर एवं समयांतर में संबंध, हम रिलेशन फाइंड करेंगे। कलांतर, पथांतर
तथा समयांतर में संबंध। अगर इंग्लिश में बोले तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कलांतर, पथांतर तथा समयांतर में संबंध जो होगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कला, फाई, इसके बाद तरंग दैर्ध्य, लेम्डा, इसके बाद आवर्तकाल, टी। तो हम किस किस पे देखेंगे? 0 पे देखेंगे, π/2 पर देखेंगे, पाई पर देखेंगे, 3π/2 पर देखेंगे, 2π पर देखेंगे, 5π/2 पर देखेंगे और 3π पर देखेंगे। इतने सारी चीज़ों पे हम तरंग दैर्ध्य देखेंगे और क्या देखेंगे? आवर्तकाल। तो 0 पर जो होता है तरंग दैर्ध्य 0 होता है और जो आवर्तकाल होता है 0 होता है। π/2 पर जो होता है λ/4 होता है और ये होता है T/4 होता है। यहाँ पर देखिए पाई पर जो होता है 2λ/4, एक एक ऊपर से बढ़ाते चलो। यहाँ पर हो जाएगा 2T/4, यहाँ पर हो जाएगा 3λ/4, यहाँ पर हो जाएगा 3T/4, यहाँ पर हो जाएगा 4λ/4, यहाँ पर हो जाएगा 4T/4, यहाँ पर हो जाएगा 5λ/4, यहाँ पर हो जाएगा 5T/4, यहाँ पर हो जाएगा 6λ/4, यहाँ पर हो जाएगा 6T/4। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? इसको हम 2λ एक एक बढ़ाते चले जाना है, ठीक है ना। λ/4 T/4, ये याद रखना है कि λ/4 होता है π/2 पर और T/4, और एक एक बढ़ाते चले जाओ, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, इसी तरह आप आगे लेके चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप निकाल लोगे। 2λ/4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? चलिए इतना ही ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको याद रहेगा कि यह एक एक बढ़ाते जाना है, ये चीज़ याद रहेगी कि आपको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान है। और चलिए पहले क्वेश्चन करा लेता हूँ, इसके बाद देखता हूँ। चलिए आप नोट कर लिए होंगे और मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन जो है ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली की एक प्रगामी तरंग 360 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, ठीक है। दो कण जिनके मध्य कलांतर 60 डिग्री है, तो वे कितने दूरी पर स्थित होंगे? कितने दूरी पर स्थित होंगे उसका डेल्टा एक्स निकालना है, पथांतर निकालना है, कितने दूरी पर स्थित होंगे। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी तरंग के लिए, किसी भी तरंग के लिए v इक्वल टू होता है एफ लेमडा। ये बातें आपको समझ में आ रही है? v इक्वल टू एफ लेमडा। तो v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो यहाँ से अगर हम लेमडा का वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा? v/f, ठीक है ना। और क्या क्या दे रखा है? v दे रखा है 360 मीटर पर सेकेंड और आवृत्ति जो दे रखा है 500 हर्ट्ज। तो 360/500 कर लेते हैं। इसका जो आएगा आपका लेमडा का वैल्यू जो आएगा 0.72 मीटर। क्या आपको ये बातें समझ में आई? ये आप फार्मूला समझ रहे थे कि v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, v वेलोसिटी, f इक्वल टू क्या होता है? आवृत्ति, और लेमडा इक्वल टू होता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
पहले कलांतर निकालेंगे, क्योंकि हमें पथांतर का फार्मूला हमने अभी लिखा हुआ था कि पथांतर इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपन 2 पाई और इंटू कलांतर होता है। ठीक है ना, तो पथांतर ही हमें पूछ रहा है, आंसर में पथांतर का ही देना है। ठीक है, तो कलांतर क्या होता है, कलांतर डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। लेकिन जो यहाँ पर कलांतर जो दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है आपके क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो कलांतर जो आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो कलांतर का यूज हम रेडियन में करते हैं, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए 60 इंटू पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, पाई बटा 180, 63 या ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। रेडियन में भी बदलने आता है कि नहीं आपको, रेडियन में आ गया। अब देखिए, अब हम आराम से पथांतर फाइंड कर सकते हैं। पथांतर जो होगा ये आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव, यही तो हमने लिखवाया था। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स अगर हम निकालना चाहें तो लेमडा का वैल्यू है 0.72 और 2 पाई का वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है ना, 2 पाई का लिख इसी तरह रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 3 कट जाएगा, पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल, 2 3 जा 6, 0.72 अपान में 6, यानी कि जो आएगा 0.12 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन कितना आसान था। अभी चलिए मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ और उसमें जो है आपका उस कण का वेग हम लोग देखेंगे कि कण का वेग क्या है, ग्राफ के अनुसार हम लोग कण का वेग देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं इसे। चलिए नोट क्या करना है समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे ढाल की बात करूँगा और वेग की बात करूँगा। ठीक है ना, मैं एक ग्राफ आपको पहले दिखाता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा है और इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन है 0, O है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे C D E, ऐसे ऐसे हम करके देखेंगे। ठीक है ना, ढाल की बात करेंगे और बेग की बात करेंगे VP। ठीक है ना, VP बेग की बात करेंगे, Y X के ग्राफ है, VP इस तरह है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करेंगे ढाल की, 0 से A पर, यानी कि O से A पर ढाल क्या है आपका, O से A पर ढाल क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर तक की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे ढाल जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन वेग जो होगा, जब ढाल पॉजिटिव है तो इसका वेग जो है नेगेटिव होगा। दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ, इसका जो वेग होगा कुछ नीचे की तरफ होगा। बातें समझ में आ रही है? तो वेग यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ए पर बात करें, ए पे, तो ए पर जो ढाल है समांतर है। ठीक है ना, एक अक्ष के समांतर है, तो ढाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए पर की बात कर रहे हैं, ढाल जो होगा 0 होगा और वेग भी होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे ए से सी तक, ए से सी तक, ए से सी तक, ए से सी तक ढाल की बात करें अगर ए से सी तक, तो ढाल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ढाल जब नेगेटिव है, ढाल नेगेटिव, तो जो VP है, VP क्या होगा यहाँ पे, VP जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। VP क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। बातें क्या समझ में आ रही है क्या? यहाँ से अब VP जो होगा पॉजिटिव होगा।
बातें आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर ढाल पॉजिटिव हो तो वेग क्या होगा? नेगेटिव होगा, और ढाल नेगेटिव हो तो वेग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए थोड़ा सा सी पर देख लेते हैं। सी पर यहाँ पर जो होगा 0 हो जाएगा, और क्योंकि समांतर है एक अक्ष का, ढाल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सी से डी ई तक जो देख ले रखे हैं, सी से ई तक देख लेते हैं। सी से ई तक क्या है? फिर ढाल क्या है? ऊपर उठ रहा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है ढाल, तो जो वेग होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? क्या आपको बातें समझ में आ रही है? क्या यहाँ पे जो ढाल होगा कुछ नेगेटिव इस तरह होगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? क्या ढाल जो होगा इस तरह नेगेटिव होगा, सॉरी ढाल नहीं, यहाँ पे जो होगा वेग होगा वो नेगेटिव होगा, और ढाल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए ये भी आपका हो गया। और इसके बाद अभी मैं तरंग का अवकल समीकरण हम फाइंड करेंगे, लेकिन ये होगा आपके अगले लेक्चर में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आपको हमारी सारी वीडियो देखनी होगी। अगर आप एक वीडियो मिस करते हैं तो आपके आगे के जो लेक्चर होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप मेरी वीडियो देखें, अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि कुछ अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकें। बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, मोटिवेशनल जो बातें होती है, ये आपको कुछ सीखनी चाहिए, ठीक है ना? बोलने आना चाहिए, किसी से बात करने आना चाहिए, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना? आगे अपना लक्ष्य भी, जो गोल होता है वो भी अपना तय कर लेना चाहिए, ठीक है ना? कि हमारा लक्ष्य क्या होगा 12वीं के बाद हमारा लक्ष्य क्या होगा। आप लोग वैसे भी डिप्लोमा में आए हुए हैं, डिप्लोमा के बाद हम क्या करेंगे? SSC JEE का एग्ज़ाम देंगे, SSC JEE हमें क्वालिफाई करना है, या फिर हमें BTech करना है, इसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखनी है, या फिर हमें यहाँ इसके बाद प्राइवेट जॉब करना है, या फिर हमें बिजनेस करना है। तीन सारी चीज़ों को, बातों को लेकर आप अपने माइंड में एक बार फिट कर लीजिए कि हमें ये करना है, और उस गोल की तरफ आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। उस गोल की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है ना? और उस गोल की तरफ आगे बढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। आपको उस गोल के लिए जो आपको त्यागना पड़े, जो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े, वो करना पड़ेगा आपको, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।